आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने भारत को बदल के रख दिया। ये भारत के निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। इन्होंने कानून बनाया, कमिटीज गठित की, कमिटी के हेड थे ये, और अपने फेलोमेट्स के साथ इन्होंने भारत का संविधान लिखा जो कि सबसे ज्यादा लेंदीएस्ट है। आज जो आप मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं, लगभग लगभग हर चीज में इनका हाथ रहा है। ये फाउंडेशन में रहे हैं, फाउंडिंग फादर रहे हैं, फिर भले वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, एटॉमिक एनर्जीज हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तो खैर निर्माता थे ही। नीचे से उठे, उड़ान भरी, और इतनी ऊपर गए, इतना ऊपर गए कि आसमां भी इनके सामने छोटा पड़ने लगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो रिव्यू है, मैं उनकी बुक लेके आया हूँ, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। बहुत ही छोटी सी बुक है जो उनके इंसिडेंट के बारे में बताती है। एक तरह से ऑटोबायोग्राफी ही इसको कहेंगे। और ये लेक्चर जो है आप काफ़ी मैच्योरिटी से सुनेंगे। इररेलेवेंट कमेंट्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन की तरह आप सुनेंगे, मैच्योरिटी से सुनेंगे, क्योंकि इनके नाम पे जो पॉलिटिक्स होती है वो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये उन सबसे ऊपर थे, काफ़ी महान शख्सियत थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान थे, तो और बहुत ही हाई लेवल का इनका आईक्यू था। तो इनके नाम पे जो पॉलिटिक्स आज हो रही है वो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे जो भी कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, आप ये बात मानिए। हमको इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने भारत की कामना की थी, एक भारत की कामना की थी, और बहुत ही बढ़ते हुए भारत की कामना की थी। हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, तो मेरे फेसबुक पेज से @एजुकेशन कनेक्ट पे आप जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो बुक है, वैसे तो स्टडी आईक्यू पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे ऑलरेडी एक बायोग्राफी है, आप उसको देख सकते हैं। ये बुक जो है पूरी तरह से उनकी बायोग्राफी नहीं है। बेसिकली ये क्या है, ये उनके 6 इंसिडेंट बताती है, जिन इंसिडेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अंबेडकर सर पे। इन चीज़ों का, ये जो 6 इंसिडेंट हुए थे उनकी लाइफ पे, सबसे ज़्यादा डीप इंपैक्ट डाला था। तो इन इंसिडेंट को उन्होंने शेयर किया गया है। आपको पता ही उस समय अनटचेबिलिटी थी। अपर कास्ट को उस समय सुप्रीम माना जाता था, लोअर कास्ट की तो कोई अहमियत ही नहीं थी। तो इस अनटचेबिलिटी को इन्होंने बिल्कुल खारिज किया था और इसके खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, और काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस, काफ़ी खराब एक्सपीरियंस था इनका, काफ़ी चीज़ें उन्होंने फेस की थी, तो उस बारे में इसको बताया है। चलिए मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, भैया संविधान से ही पूछता हूं जो अंबेडकर सर ने लिखा है। बताइए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है? जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है भीमराव अंबेडकर। ये बेसिकली आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसको जोड़ा है ताकि जिनको पता ना हो कौन है भीमराव अंबेडकर, वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है, सभी को पता होगा, फिर भी इनका जो जन्म था 14 अप्रैल 1891, और इनकी जो डेथ थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश में ये पैदा हुए थे, मऊ जिले में ये पैदा हुए थे। ठीक है, हर तरह की इन्होंने कैंपेन की थी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भैया जो होता थे, खुद कहते थे कि मुझे ऐसा भारत चाहिए जहां पे इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। प्रियम्बल में भी यही चीजें लिखी थी। ठीक है, सेक्युलर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने इस ऐसे भारत की कामना की थी। और जो अनटचेबल, जिनको दलित्स कहते थे, उनके खिलाफ जो भी अत्याचार होते थे उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। अभी हम देखेंगे जैसे जैसे इंसिडेंट आपको मैं बताऊंगा, कितने खराब उनको एक्सपीरियंस हुए, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, लेकिन देखिए, ये उस समय का भारत था। सिर्फ भारत में ही नहीं ये अनइक्वालिटी थी, पूरी दुनिया में ये फैली हुई थी। ठीक है, हर जगह ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ था, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो। ठीक है, हर जगह काले गोरे का भेद ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, आज हालांकि काफी इक्वालिटी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आज भारत में भी काफी इक्वालिटी, और इसी वजह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि हर तबका कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, लेकिन हम बात उस समय की कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है भैया, फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया थे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है, और काफी लोग कहते हैं कि इसको चुराया गया है या फिर हमारा कुछ नहीं। देखिए, बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी चीजें हर जगह से हमने अडॉप्ट की है। भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस इसमें इस्तेमाल किया था हमारे कानून में। और भैया लेंदीएस्ट है हमारा कानून, सबसे बड़ा कानून है हमारा रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है,
तो उसमें उन्होंने ये इंश्योर किया था कि किसी भी इंसान, मतलब कोई भी इंसान इससे अछूता ना रहे, मतलब हर तबके के लिए यहां पे न्याय मिले। ठीक है, अब वो एक अलग बात है कि न्यायपालिका हमारी स्लो है, नहीं है, लेकिन जो उन्होंने उस समय गौर किया कि हर चीज इसमें इंक्लूड करो। अब अगर उसमें बाहर से भी बोरो करनी पड़ रही है, बाहर से भी हेल्प लेनी पड़े, तो उसकी कोई गलत बात नहीं है। आई एम श्योर आपके भी आइडल्स होंगे, आप उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप वो चुरा रहे हैं। आप अच्छी चीजें फॉलो करिए, अच्छी चीजें लीजिए, यही हमारे कमेटी मेंबर्स ने भी किया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, इनका जो भैया इंटेलेक्ट था ना, बहुत ही हाई लेवल का था, हाईली पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत सारी पीएचडीज और डिग्रीज थी इनके पास। इकोनॉमिक्स में पूरी की पूरी तरह निपुण, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स में पूरी की पूरी तरह निपुण, सोशियोलॉजी में पूरी की पूरी तरह निपुण, तो एकदम डाइवर्स फील्ड में इनकी नॉलेज थी, तभी तो हर चीज में इनका हाथ रहा है। एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक चीजों को प्रपोज करने के लिए, या साइंटिफिक चीज़ों को प्रपोज, जो मतलब उस समय बहुत ज़रूरत थी कि हमारा साइंस जो सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप करे, उसमें इनका काफ़ी हाथ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद इन्होंने पूरे जो अपना पूरा का पूरा जीवन है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो उस समय अनटचेबल्स के खिलाफ जो उनके साथ होता था उसके खिलाफ ये लड़े। ठीक है, मूवमेंट्स कंडक्ट किए और आखिरी में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो आखिरी में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि वो ये मतलब उनका ऐसा मानना था कि ये एक ऐसा धर्म है जो बिल्कुल इक्वालिटी सिखाता है। और 1990 में इनको फाइनली भारत रत्न दिया गया। भैया सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है हिंदुस्तान का। ठीक है, तो ये इनको भारत रत्न दिया गया 1990 में। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम सीधा उनके इंसिडेंट पे जंप करते हैं। 6 इंसिडेंट है भैया। पहला आपके सामने ये रहा। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अंबेडकर जी की जो फैमिली थी, अंबेडकर सर की जो फैमिली थी, वो पूरी की पूरी तरह सर्विसेज में थी, आर्मी में सर्विसेज देती थी। अंबेडकर सर एक अच्छी फैमिली से थे क्योंकि उनके पिताजी आर्मी में थे, उनके जो फोर फादर्स थे वो भी आर्मी में थे, तो ये एक अच्छी बात थी उनके लिए। उस समय जो अनटचेबल्स थे, जो लोएस्ट थे, जो दलित थे, उनको कोई भी राइट्स नहीं थे। आप पानी नहीं पी सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप अपर कास्ट लोगों के साथ बैठ नहीं सकते। तो ये चीजें सारी उनको भी फेस करनी पड़ी। इसके बावजूद कि उनके पापा एक मतलब जो उनके पिताजी थे वो एक अच्छी रिस्पेक्टेड पोजीशन पे थे, बट फिर भी उनको सारी चीजें फेस करनी पड़ी। तो उनके पिताजी जो थे वो गोरेगांव में पोस्टेड थे। अब देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि उनकी माताजी की जो डेथ थी बहुत ही जल्दी हो गई थी। बहुत ही छोटी सी उम्र में उनकी जो माताजी थी उनको छोड़ के चली गई थी। तो जो भी भार था उनके भाई, बड़े भाई के ऊपर आ गया। तो उनके भाई बहन जितनी भी जिम्मेदारी थी, अंबेडकर जी की भी जो जिम्मेदारी थी, वो उनके बड़े भाई पे आ गई। तो क्या था कि पिताजी आर्मी में थे, आर्मी में से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग होती रहती है। अब पूरे के पूरे परिवार को एक साथ बार बार शिफ्ट करना ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, जो अंबेडकर थे और उनके मतलब भाई बहन थे, वो अपनी आंटी के यहाँ रहते थे। अपनी आंटी को इस नॉवेल में बहुत ज्यादा काइंड बताते हैं, कहते थे छोटे हाइट की थी और बहुत ही अच्छी थी। और उनके कुछ नेबर्स थे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, तो जिनकी बड़ी हेल्प करते थे। 8 साल के उस समय थे, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें थी। क्यों दिक्कतें थी? क्योंकि सारी की सारी चीजें जो इनको देखनी पड़ती थी वो खुद देखनी पड़ती थी। खाना भी इनको खुद ही बनाना पड़ता था। भैया माँ तो थी नहीं, खाना इनको खुद बनाना पड़ता था। तो बोलते थे कि भैया उस समय हम पुलाव बनाते थे, पुलाव और मटन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आसान होता था, ज्यादा चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाती थी, तो हम वही बनाते थे। अब यहां से इंसिडेंट की शुरुआत होती है। ये तो बैकग्राउंड तैयार हो गया, सेटअप तैयार हो गया। एक दिन इनके बड़े भाई बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं गोरेगांव। इनके पिताजी भी बोलते हैं कि तुम एक काम करो, गोरेगांव आ जाओ, वहां हम लोग एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब पिताजी के तो क्लोज थे ये, उन्होंने कहा ठीक है। अंबेडकर छोटे थे भैया, छोटे लोगों, छोटे बच्चों में भगवान होते हैं। ठीक है, तो वो बड़े खुश, आज चलो हम जाएंगे, अपने पिताजी से मिलेंगे और ट्रेन से जाएंगे। ये तो भैया सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, बच्चों को ट्रेन से खासा लगाव होता है, तो ट्रेन से जाएंगे। ठीक है, तो बड़े खुश। तो उनके जो भाई होते हैं, जो बड़े भाई होते हैं, वो उनको सबको एक एक आना देते हैं। बोलते हैं कि जब हम लोग ट्रेन में जाएंगे, तुम लोग को कुछ खाने का मन हो खा लेना, और जर्नी में भी जो भी खाने का मन हो आराम से कोई खा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो मासूर ट्रेन जो है वो मासूर तक होती है, वहां से उनको तांगे पे जाना होता है। वैसे तो उन्होंने अपने पिताजी को पहले लेटर डाल दिया होता है कि देखिए हम लोग आएंगे,
आपने अपने फादर से ऑलरेडी, उनके जो बड़े भाई होते हैं अम्बेडकर के, उन्होंने पहले ही लेटर डाल दिया होता है कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं, टेलीफोन तो था नहीं कि भैया एक मैसेज किया कि पापा मैं आ रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ी आ गए, ऐसा कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है। तो अब पूरा का पूरा परिवार निकलता है गोरेगांव के लिए। ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, मासूर पहुंचते हैं। मासूर स्टेशन पे जब वो पहुंचते हैं, गोरेगांव महाराष्ट्र में है, मासूर स्टेशन पे जब वो पहुंचते हैं तो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं अम्बेडकर और उनके भाई, उनकी बहनें, कि भैया ये क्या है, कोई इंसान आया ही नहीं उनके पिताजी की तरफ से, ना उनके पिताजी आए। आमतौर पे ये था कि अगर पिताजी नहीं है तो कम से कम कोई सर्वेंट को तो भेज देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई नहीं आया। काफी देर तक वो वेट करते हैं, किसी का नामो निशान नहीं। दिल ढलने की ओर होता है। तो अब वो बोलते हैं कि यार ऐसा है तो यहाँ पे तो रात गुजारना सही नहीं होगा, तो हमको ऐसा है खुद ही हम चले जाते हैं गोरेगांव के लिए। तो स्टेशन मास्टर से पहले कांटेक्ट करते हैं, उनके जो बड़े भाई होते हैं अम्बेडकर के, और अम्बेडकर भी स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करते हैं। उनको सारी चीजें बताते हैं कि देखिए देखिए ऐसा है, आने वाले थे, ठीक है, लेकिन आ नहीं पाए, तो अब हम क्या करें। तो स्टेशन मास्टर जो होता है वो पूरा इनको एग्जामिन करता है, ऊपर से वो नीचे तक देखता है। भैया मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि अनटचेबिलिटी उस समय बहुत चरम सीमा पे होती है और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है। जो कास्ट होती है अम्बेडकर की, आई एम रियली सॉरी मुझे ये यूज करना पड़ेगा, बट उन्होंने ऐसा लिखा है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये अम्बेडकर जी के वर्ड्स हैं, अम्बेडकर सर के वर्ड्स हैं। तो उन्होंने, वो महार होते हैं, ठीक है, जो कि उस समय काफी लोएस्ट कास्ट होती है। तो सबसे पहले उस समय लोग यही पूछते हैं, भैया तुम्हारा कास्ट क्या है, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर, वैसे तो जो उनकी पूरी फैमिली होती है देखने से बड़ी पढ़ी लिखी लग रही होती है, काफी अपर कास्ट की लग रही होती है, क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं। तो स्टेशन मास्टर पूछते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि उनके बड़े भाई बोलते हैं कि आप हेल्प करिए और बताइए हम गोरेगांव तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट इज योर कास्ट, तुम्हारी कास्ट क्या है। तो वो बोलते हैं कि मैं महार हूं, ठीक है। अब वो लोएस्ट कास्ट होती है। तब स्टेशन मास्टर जो होता है वो अच्छा होता है, वो बोलता है देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होगी, तुम अपनी कास्ट यहां पे किसी को मत बताना, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी। अब लेकिन फिर भी ये चीजें पता लग जाती हैं, कुछ भी कहिए। तो तांगे वाले के पास जाते हैं, स्टेशन मास्टर बता देता है कि आपको तांगा ही करना पड़ेगा। तो जब तांगे वाले के पास जाते हैं वहां पे भी कास्ट की प्रॉब्लम आती है। तो वो बोलता है स्टेशन मास्टर कि देखो तांगे वाला तुमको बैठाएगा नहीं, मतलब उस समय अनटचेबल्स को तांगे वाले बैठाते भी नहीं थे, उनको जो करना होता पैदल ही करना होता था। तो तुम खुद टांगा राइड करके जाओ। तांगे वाला मान गया, बोला कि मैं डबल पैसा लूंगा। ये लोग गए खुद टांगा राइड करके, ठीक है। आगे गए, बीच में एक जगह हॉल्ट के लिए रुके, थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने के लिए रुके, क्योंकि तांगे वाले ने बोला कि आप रुकिए यहीं पे, मैं कुछ आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आता हूं, हेल्प लेके आता हूं और बाकी चीजों का थोड़ा इंतजाम करके आता हूं। तो ये जिस जगह रुके थे वहां पे एक तालाब था, एक स्वैम्प लैंड टाइप का था, वो तालाब था, ठीक है। उस समय तो अर्बनाइजेशन का तो नामो निशान था नहीं, सब गांव ही गांव था, बहुत ही गंदा तालाब था, ठीक है। इनके पास पानी जो था वो खत्म हो गया था, बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अंबेडकर छोटे थे उस समय, उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उन्होंने खोला, ठीक है, खाना खाना शुरू ही किया था, उनको प्यास लगी। जब तालाब में वो गए पानी पीने तो वो बहुत गंदा था। वहां पे जो जानवर थे वो मरे पड़े थे, ठीक है, गंदी एकदम गंदगी पड़ी हुई थी, जो एक्सक्रीटा होता है ह्यूमन वो पड़ा हुआ था, पीने लायक बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपनी भूख को रेजिस्ट किया, ठीक है। वहां पे वो काफी देर तक टांगे वाले की हेल्प करते हैं, नहीं आता। बहुत हालत खराब हो जाती है उस समय इनके भाई की कि अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे। उनको लगता है प्रॉब्लम होने वाली है, वो आएगा नहीं। हालांकि वो तांगे वाला आता है और अपनी जर्नी उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फिर एक टोल स्टेशन पे पहुंचते हैं वो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि दिन बहुत ज्यादा ढलने लगता है, रात हो गई होती है, सब छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, अंबेडकर भी बहुत छोटे होते हैं। तो तांगे वाले पे इनको शक होने लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि काफी देर से चल रहे होते हैं, 3-4 घंटे से राइड कर रहे होते हैं और अभी तक गोरेगांव को कोई नामो निशान नहीं। तो टांगे वाला चुपचाप बाद में खुद भी राइड करने लगता है। तो टांगे वाला चुपचाप राइड करता रहता है और ये लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे होते हैं, कुछ ज्वेलरीज होती है। उस समय ठगी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लूटना बहुत ज्यादा था, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ठगी को किसने, प्रोहिबिशन ऑफ ठग्स, ये कौन से वाइसरॉय ने किया था? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठगी को किसने रोकी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उस समय बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि इन लोगों ने गाली देना शुरू कर दी उस तांगे वाले को कि तुम हम लोग को ले कहां जा रहे हो,
ये तो गोरेगांव का यहाँ पे तो कोई नामो निशानी नहीं है, ठीक है, क्या पता तुम हमको मार के गाड़ दो। काफी झगड़ा होता है लेकिन तांगे वाला चुप रहता है। एक टोल स्टेशन आता है थोड़ी देर बाद, ठीक है, उस समय रात के 10 बज गए होते हैं, ठीक है, टोल स्टेशन आता है, वहां पे ये आराम करने के लिए उतरते हैं, ठीक है। तो वो बोलता, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे तांगे वाले होते हैं, बहुत सारे तांगे वाले होते हैं, और कुछ भी लोग ने खाया नहीं होता है, दोपहर से भूखे होते हैं, कुछ भी खाया नहीं होता है। तांगे वाला कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला, हम यहीं पे थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद जर्नी हम दोबारा रिज्यूम करेंगे, यहां तुम लोग बिल्कुल सेफ हो, देख लो कितने सारे टांगे वाले। ये लोग मान जाते हैं, ठीक है। छोटे से लॉज होता है वहां पे जहां सारे टांगे वाले होते हैं, वहां पे लोग रहते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा भूख लगी होती है अम्बेडकर को, वापस पोटरी खोलते हैं खाने के लिए, लेकिन अपनी भूख को रेजिस्ट करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पानी नहीं होता है। अब ये क्या करते हैं कि पानी लेने जाते हैं, इनके जो बड़े भाई और ये भी पानी लेने जाते हैं, लेकिन हर कोई इनको मना कर देता है। एक इंसान के पास जाता है तो बहुत ही रूडली बोलता है कि कास्ट क्या है। हालांकि ये जब जिस इंसान के पास जाते हैं तो अंबेडकर अपनी कास्ट को छुपाते हैं, लेकिन छुप नहीं पाती है क्योंकि छोटे होते हैं, झूठ कहां छुपेगा, और भगा देता है कि हमको नहीं देना पानी, तुम निकलो यहां से, ठीक है, हम नहीं देते अनटचेबल्स को पानी। तो ये बड़ा इनको दुख होता है और ये जो चीज है बहुत ज्यादा इनको इंपैक्ट करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, लेकिन पानी ना होने के कारण ये लोग खा नहीं पाते हैं। तो काफी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है ये। हालांकि उसके बाद तांगे वाला बोलता है कि चलो हम लोग जर्नी अब रिज्यूम करते हैं। इनके बड़े भाई बिल्कुल मना कर देते हैं कि रात के 4 बजे हैं, हम लोग बिल्कुल अभी इतनी रात को नहीं जाने वाले, कल सुबह 8 बजे चलेंगे। तो 8 बजे वापस से अपनी जर्नी रिन्यू करते हैं, गोरेगांव पहुंचते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं। पिताजी से बोलते हैं कि मैंने आपको पत्र लिखा था, आपने रिसीव किया, आप स्टेशन पे नहीं आए। पिताजी बोलते हैं मेरे पास कोई पत्र मिला ही नहीं, मुझे कोई तुम्हारा टेलीग्राम या लेटर नहीं मिला। होता क्या है कि जो लेटर लिखते हैं उनके बड़े भाई, वो अंबेडकर के पिताजी को नहीं मिलता, उनके सर्वेंट को मिल जाता है, और वो सर्वेंट इनको देना भूल जाता है इनके पिताजी को। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये इनका पहला इंसिडेंट था। यहां पे छोटी सी उम्र में ये एहसास हो गया था कि अनटचेबिलिटी कितना बड़ा अभिशाप है। अंबेडकर को ये पता चल गया था कि कितना ज्यादा बड़ा अभिशाप है ये, क्योंकि यहां पे हमको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, पानी के लिए प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे भी जा रहे हैं हमारी कास्ट पूछी जा रही है, और तांगे वाले मतलब कोई भी ऐसी चीज छूने हम लोग को इजाजत नहीं है छूने की जो अपर कास्ट की हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब दूसरा इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये और ब्रूटल था। पढ़ने के लिए इनको बाहर भेजा जाता है, महाराजा ऑफ बड़ौदा। देखिए हर कोई खराब नहीं था, तो महाराजा ऑफ बड़ौदा इनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो वहां से पढ़ के ये जब वापस इंडिया लौटते हैं तो इनको सर्व करना होता है, ठीक है, बड़ौदा स्टेट को कुछ दिनों तक सर्व करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि जब ये लौटते हैं इनको समझ नहीं आता कि मैं जाऊं कहाँ। कास्ट की प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि कोई रहने को उनको देगा ही नहीं इनकी कास्ट की वजह से। भैया सारे सब चीज़ें अपर कास्ट की थी, लोअर कास्ट के पास कुछ नहीं था, कोई इनको ठहरने नहीं देगा, दोस्तों क्या जा नहीं सकते, तो जाए कहाँ, तो एक होटल जाते हैं, ठीक है। होटल में वो पारसियों का होटल होता है, तो वहां पे खाली पारसी ठहर सकते हैं, और वो होटल बिल्कुल भूतिया, एकदम भूत, ऐसा लगता है कि वहां पे भूत डांस कर रहे हैं, ऐसा बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था ये। और सबसे ज्यादा ये इंसिडेंट में ये सबसे ज्यादा ब्रूटल था, ठीक है, क्योंकि यहां पे इन्होंने अपना मेंटल जो लेवल था, काफी नर्वस ब्रेकडाउन के ही कगार पे थे अंबेडकर। तो वो बोलते हैं कि यहां पे मैंने एक होटल लिया, ठीक है, तो अब वो पारसी तो है नहीं, होटल खाली पारसी को मिलना है, लेकिन वहां पे जो पारसी था उसको इन्होंने कन्विंस कर लिया कि मैं एक फॉल्स नेम ले लेता हूं पारसी का, और यहां पे मैं होटल ले लूंगा। तो अब वो जो पारसी वहां पे जो मैनेजर था उस होटल का, वो भी पारसी था, वो मान गया क्योंकि उसकी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग ही हो जाती। तो उसने बोला कि ठीक है, अंबेडकर से बोला उस मैनेजर ने जो पारसी था कि ठीक है आप यहाँ पे होटल ले लीजिए और ठहर जाइए, लेकिन आपको पारसी नाम यूज करना होगा। अंबेडकर मान गए, लेकिन भैया आसान नहीं था वहां पे रहना, खूब अंधेरा उस होटल में। उस कमरे के बाहर कमरे में बिल्कुल अंधेरा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो भूल जाइए, लैंप तक नहीं थे। आप सोच सकते हैं होटल में कुछ लाइट ही नहीं, अगल बगल कोई नहीं, कुछ एकदम शांति, ऐसा लग रहा था कि कब्रिस्तान में रह रहे हैं। सिर्फ चमगादड़ों की आवाजें आती थी रात में, ठीक है, और कभी कभी कुत्ते रोते थे, और जब बारिश हो जाती थी तो और प्रॉब्लम। तो 10-11 दिन रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ये हालत हो गई थी कि सुबह वो 10 बजे निकलते थे, ठीक है, ऑफिस के लिए, और बहुत लेट आते थे, जितना लेट हो सके उतना आते थे। अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादातर रहते थे, क्योंकि डर वो कांप जाते थे कि मुझे वापस उस होटल में जाना है,
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जाते तो जाते कहाँ, कास्ट की वजह से उनको वो कोई रखता नहीं उन्हें, ठीक है। तो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। वहां पे काफी डरते डरते रहे थे, और ये भी उनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में पारसी आ जाए और मुझे उखाड़ के फेंक दे। लेकिन उनको तब तक लगा था कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता था कि इसी बीच ये काफी बुक्स पढ़ने लगे। क्या इसी बीच ये बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने लगे, क्योंकि वहां पे कुछ भी करने को नहीं होता था। तो वैसे तो बहुत ज्यादा एक वोरेशियस रीडर थे अंबेडकर सर, लेकिन और ज्यादा ये पढ़ने लगे। बट एक दिन क्या होता है, सारे पारसियों को पता चल जाता है कि अंबेडकर इसमें रह रहे हैं। अंबेडकर मतलब एक ऐसा इंसान रह रहा है जो पारसी नहीं है, और पारसी का नाम यूज करके होटल में रह रहा है। धड़धड़ा कितने हुए सारे पारसी आते हैं। अंबेडकर सर जब ये देखते हैं तो एकदम हालत खराब हो जाती है इनकी। रात में उठते हैं और बहुत टेंशन एकदम होती है। गेट के बाहर कम से कम ग्रुप 20-25 पारसी लाठी डंडा लेके खटखटा रहे गेट। अंबेडकर की हालत खराब उस समय हो जाती है, और उनको लगता है कि आज तो मैं गया। खोलते हैं दरवाजा, चिल्लाना शुरू कर देते हैं पारसियों पे। कुछ नहीं सुनते हैं, सिर्फ चिल्लाना, गालियां देना शुरू कर देते हैं। अंबेडकर चुपचाप सुनते रहते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी आंखों में आंसू होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते। उनको लगता है कि आज ये तो मुझे मारेंगे, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आज मैं बहुत पिटने वाला हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। लकीली पारसी उनको ये बोलते हैं कि कल सुबह 6 बजे तक तुम यहां पे दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। सॉरी, शाम तक तुम यहां पे दिखने नहीं चाहिए, और अगर तुम दिखे तो तुमको हम मार डालेंगे, तुम गए काम से। अंबेडकर को ये सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भैया कम से कम मैं मारा तो नहीं गया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो अंबेडकर को ये उस समय एहसास होता है कि एक अनटचेबल सबके लिए अनटचेबल है। ये सिर्फ 2-3 कास्ट का मामला नहीं है, चाहे कोई भी हो, हर एक तबका जो अपर कास्ट अपने आप को क्लेम करता है उसके लिए अनटचेबल ही रहेगा, ठीक है। और वैसे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भैया साइंस ये प्रूव कर चुकी है, ये रिसर्च में साबित हो चुका है कि हम सबके पूर्वज एक ही हैं। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिकली हम एक ही इंसान की औलाद हैं। अफ्रीकन, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी पढ़िएगा, उसको गूगल करिएगा। अफ्रीका से निकले, वहां से उसके बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बना, ठीक है। उसके बाद फिर वो हर तरफ फैल गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाई। हालांकि उस बहुत ही एक टेक्निकल इशू है, लेकिन ये प्रूव हो चुका है भैया कि जो अपने आप को बहुत प्योर बोलता है, हम बहुत ही प्योर कास्ट हैं, बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। हम सब एक हैं, हमारे जेनेटिक्स, जीन्स बिल्कुल एक है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, हमारे पूर्वज एक ही हैं, ठीक है। तो अंग्रेज या जो भी अपने आप को बड़ा कहते हैं, भैया ये बहुत ही घमंड तोड़ने वाली आपकी बात है, घमंड मत करो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जरा सर्च करिएगा इस पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अंबेडकर जी उस समय काफी डर गए थे, और उनको बहुत ही ज्यादा ये एहसास भी हुआ था कि ये बहुत ही खराब इंसिडेंट था। और बाद में जब इस इंसिडेंट को वो याद करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, इतना ज्यादा खराब था। अब तीसरे इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार एक कमिटी बैठाई जाती है, 1929 की ये बात है, ठीक है। तो ये तीसरा इंसिडेंट है जो भैया वो शेयर करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ अनटचेबल्स के खिलाफ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव होता है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमिटी बैठाई जाती है, और इसके ये हेड होते हैं। तो इनको क्या होता है कि वहां पे, मतलब जहां पे ये हुआ होता है और जहां पे इनको जाना होता है, तो बेसिकली इनको 40 गांव जाना होता है, ठीक है। तो जो कि अगेन महाराष्ट्र का ही केस है, और उस पूरी की पूरी लाइन को इनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो वहां पे क्या होता है, इनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब वहां पे जब एक्सीडेंट होता है तो जो चला रहा होता है वो लोअर कास्ट का होता है, और जिन्हें एक्सीडेंट किया होता है भैया उनकी कास्ट तो वहां पे बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, टेरिबल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और बहुत ही बुरा अगेन उनको ये लगता है कि जो लोअर कास्ट उस समय होता है, और इनको भी काफी मतलब सुननी पड़ती है, और काफी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। गलती इनकी नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी इन पे सारा ब्लेम डाला जाता है, ठीक है। तो अगेन उनको ये लगता है कि ये तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहां पे मैटर में सुलझाने आया था, मैं ही इस मैटर में फंस गया। तो काफी चोट भी आती है अंबेडकर को, उसको छोड़ के लोग आर्ग्यूमेंट पे लगते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये इंसिडेंट 3 था, बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट था ये, बेसिकली बहुत ही ज्यादा इसमें बड़ा नहीं था। वैसे तो ऑटोबायोग्राफी काफी छोटी है, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा टेरिबल था, क्योंकि वो जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इंसिडेंट 4 अगेन ये बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट था।
1934 में 1934 में क्या होता है कि कुछ कोवर्कर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि चलो साइट सीइंग, घूमने फिरने चलते हैं। अंबेडकर से पूछा जाता है, अंबेडकर तुरंत मान जाते हैं। देखिए भैया, महाराष्ट्र काफी घूमने की जगह है ना। औरंगाबाद बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बीबी का मकबरा है ना, अजंता एलोरा केव्स, ठीक है, काफी अच्छा है वो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वहां जाते हैं। और नासिक भी बहुत ज्यादा सुंदर है कि नहीं, त्र्यंबकेश्वर वही है ना, ज्योतिर्लिंग। तो साइट सीइंग के लिए जाते हैं। तो इनके को वर्कर्स बोलते हैं कि चलो हम थोड़ा सा काम से ब्रेक लेते हैं और थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं। मान जाते हैं अंबेडकर। वहां पे क्या होता है, एक दौलताबाद फोर्ट होता है, तो वो बड़ी एक जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है। तो क्या होता है कि वेरूल जाना होता है, लेकिन वो वहां से औरंगाबाद होके जाते हैं। तो वहां पे वो थोड़ा स्टे करते हैं। रास्ते में उनको काफी लोग भी मिलते हैं, काफी मुस्लिम्स भी मिलते हैं, क्योंकि उस समय वो जो औरंगाबाद टाउन था वो स्टेट ऑफ हैदराबाद के अंदर था। तो ये पूरी कार करते हैं, 30-40 का ग्रुप होता है और पूरा जाते हैं आराम से, ठीक है, देखने, बिल्कुल घूमने। इनको लगता है जर्नी बड़ी मज़ेदार होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे बीच में कुछ मुस्लिम्स भी मिलते हैं और इनको चाय पानी भी ऑफर करते हैं। बोलते हैं हम आते वक्त पी लेंगे, अभी नहीं। अब दौलताबाद में जैसे ही ये देखने जा रहे होते हैं, वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं, ठीक है। अंदर जाते हैं, कंपाउंड में गार्ड्स खड़े होते हैं, इनको देख लेते हैं, ये लोअर कास्ट के होते हैं। वहां से चिल्लाते हुए, जैसे ये एंट्री ले रहे होते हैं, चिल्लाते हुए काफी मुस्लिम्स जो वहां पे काम कर रहे होते हैं और जो वहां के लीडर्स होते हैं, वो चिल्लाते हुए आते हैं, ढेट्स ढेट्स ढेट्स। उस समय लोअर क्लास को बोला जाता है। इनके पास आते हैं, इनकी बहुत इंसल्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। इनको गंदी गंदी गालियां देते हैं और काफी इंसल्ट करते हैं इनकी, ठीक है। तो अब उस समय कुछ भी नहीं कर सकते थे अंबेडकर, क्योंकि अगर उनका ग्रुप कुछ भी करता, ठीक है, कुछ भी, तो दंगे हो जाते और ये लोग मार दिए जाते या बहुत ही बुरा इनके साथ सल्यूट किया जाता। वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चुपचाप शांति से बहुत खराब खराब बातें बोलते हैं और चुपचाप सुनते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे क्या होता है, अंबेडकर जो है वो अपना सब्र जो होता है वो तोड़ देते हैं और गुस्साते हुए एकदम बुलंद आवाज में ये बोलते हैं। एक इंसान, एक लड़का काफी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है और ये तक वहां पे बोल देते हैं कि इनको पानी भी पीने नहीं दिया जाएगा। जो वहां पे टैंक लगा हुआ है, देखना ये लोग पानी भी टच ना करें, ठीक है। तो ये जब सुनते हैं एकदम गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारा रिलीजन तुमको यही सिखाता है, एक ऐसे इंसान से ऐसे बर्ताव करोगे तुम लोग, पानी भी नहीं दोगे, ये कौन सा रिलीजन है। ये सुनते ही शांत होते हैं, काफी लोग शांत हो जाते हैं जो बहुत चिल्ला रहे होते हैं। सीधा सीधा बोलते हैं कि क्या हमको अंदर जाने की इजाजत है कि नहीं। गार्ड्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फाइनली उनको इजाजत मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जो गार्ड्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं पूरा का पूरा। तब अगेन उनको यही एहसास होता है कि एक अनटचेबल हर किसी के लिए अनटचेबल है, फिर वो कोई भी कास्ट हो। तो ये चीजों को जड़ से उखाड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसको उखाड़ के फेंकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बचपन में वैसे भी अंबेडकर ने काफी कुछ सहा होता है। जब वो क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल अकेला बैठना पड़ता है, एकदम कोने में बैठना पड़ता है, क्योंकि इनको अलाउ नहीं किया जाता। पानी ये लोग नहीं पी सकते थे जहां पे जो कॉमन वाटर टैंक था, ठीक है। खाना नहीं खा सकते थे साथ में, काफी उल्टे सीधे रिमार्क्स इनको झेलने पड़ते हैं। तो ये सब इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सहा होता है। अब हम 5वें और 6ठे इंसिडेंट पे आते हैं। देखिए, एक तो इंसिडेंट ये था कि एक डॉक्टर का केस आया था जिन्होंने एक लोअर कास्ट की वुमेन का केस लेने से मना कर दिया था। वो वुमेन मर गई, ठीक है, शी डाइड। तो डॉक्टर ने उस वुमेन को ट्रीट नहीं किया, ठीक है, मतलब उसको मरने दिया और उसको ट्रीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक अनटचेबल थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था। और एक और इंसिडेंट वो बताते हैं, जो इस बुक में लास्ट इंसिडेंट वो बताते हैं, जिसमें एक मीटिंग कंडक्ट होती है भंगीज की। देखिए, भंगी जो होते हैं वैसे तो सबसे लोएस्ट कास्ट होती है, उस समय सबसे लोएस्ट कास्ट थी, इनको सबसे ज्यादा लोएस्ट माना जाता था। बहुत ही गलत चीजें हुई हैं, ये तो मानना पड़ेगा। पूरी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कठोर है। इंसानों को इंसानों की तरह, हर एक इंसान इक्वल है, ठीक है। एक मिली सेकेंड में अगर उसकी एनर्जी कहीं और चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही लोअर हो गया, नहीं, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे उनको एक इंसान बताता है जो कि वन ऑफ द लोएस्ट कास्ट, मतलब उस कास्ट में बिलोंग करता है। तो उनको एक इंसिडेंट बताता है कि किस तरह से वो जो इंसान था, मतलब जो इंसिडेंट बताता है अंबेडकर को, वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे सरकारी ऑफिस में काम कर रहा था, ठीक है। और वहां पे उसको बुरी तरह मॉलेस्ट किया गया, पानी नहीं पीने दिया जाता था,
बार बार गंदे गंदे रिमार्क्स उसकी कास्ट पे दागे जाते थे, वो रोता था, उसके बावजूद उसको टॉर्चर किया जाता था, खाना नहीं खाने दिया जाता था और बिल्कुल ऐसा बिहेव किया जाता था। देखिए ये सब ना इंसान को मेंटली तो पूरा तोड़ देता है, ठीक है। तो और ये तो वो इंसिडेंट है जो रिपोर्ट किए गए, ऐसे कितने हजारों लाखों इंसिडेंट हो गए जो रिपोर्ट भी नहीं किए गए। तो ये मेंटली इंसान को पूरी की पूरी तरह से खत्म कर देता है एक तरह से। तो ये जो घाव होते हैं ना मानसिक, ये जल्दी भरते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अंबेडकर जी को ये पूरी तरह से ज्ञान था और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स तो इंसानों के पास होने ही चाहिए, ठीक है। वो मूलभूत राइट जिससे इंसान को जीने का तो हक हो। पानी पीना फंडामेंटल राइट है ना, सांस लेना फंडामेंटल राइट है, खाना खाना फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे ही कुछ फंडामेंटल राइट्स हम बनाए जिसकी वजह से मतलब हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और जो कि बिल्कुल सही है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो ये इंसिडेंट पूरा का पूरा एक इंसान उनको नरेट किया, ठीक है। और अंबेडकर ने सुना और इस बुक में उन्होंने इंक्लूड भी किया है क्योंकि इस चीज को सुन के काफी बहुत ज्यादा दुख में थे वो। वैसे तो बहुत और भी एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन ये 6 मेन एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ के सबसे कटु एक्सपीरियंस थे, सबसे कटु अनुभव थे जिनको उन्होंने शेयर किया है। तो फाइनली ये मेरे लेक्चर का एंड है। ये एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप उसको जरूर पढ़ें और खुद एक्सपीरियंस करें कि क्या फेस किया था, ठीक है। क्योंकि छोटे से लेक्चर में बहुत सी चीजें जो हैं मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में एक समरी दी है उस बुक की, लेकिन मैं चाहूंगा आप खुद भी पढ़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और भैया हर जगह इक्वालिटी फैलाइए, ठीक है। कहीं पे भी नफरत की भावना मत फैलाइए। जो फेक न्यूज आती है फेसबुक व्हाट्सएप, इनसे तो बिल्कुल बच के रहिए। बहुत अच्छी कंडीशन इस समय भारत की, हर कोई इंसान आज मिलजुल के रह रहा है, हर कोई इंसान आज दोस्त बना रहा है, अच्छे से बना रहा है, सारे त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा पागलों की वजह से जो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसा मत करिए क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना उसका दिल अच्छा है, उसकी मानसिकता अच्छी है। ये माइनॉरिटी दिक्कत ये होती है कि जो कुछ जो खराब एलिमेंट्स होते हैं, जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, वो बेकार में चीजों का फायदा उठा के अंबेडकर जैसी शख्सियत, इतनी महान शख्सियत को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करके उसको यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से हमको एक अच्छा भारत बनाना है, चाइना से आगे निकलना है, अमेरिका से आगे निकलना है, हर किसी को एक बहुत ही अच्छी लाइफ देनी है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हर चीज बिल्कुल सही पाथ पे रहे। तो इस अच्छे नोट के साथ मैं चीजों को खत्म करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अंबेडकर सर की बायोग्राफी ऑलरेडी अवेलेबल है स्टडी IQ पे, जरूर देखिएगा। बहुत ही महान इंसान थे ये, ठीक है। एक लेक्चर में इनको कन्फाइन करना मुमकिन नहीं है, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान थे, ठीक है। तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।